हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हमारे कोर्स के पार्ट 2 का टॉपिक नंबर 10 और हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में आप जितना बेहतर ढंग से जानोगे, जितना गहराई से जानोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो एक अकाउंटेंट को बैलेंस शीट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितने ढंग से समझ पाओगे उतना ही बेहतर अकाउंटेंट आप फ्यूचर में बन पाओगे। तो बैलेंस शीट के बारे में ही मैं आज आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। हालांकि 4-5 वीडियो मैं ऑलरेडी बैलेंस शीट पर बना चुका हूँ। जो भी बैलेंस शीट की डिटेल है वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हो। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैलेंस शीट के बारे में जितना बेहतर ढंग से जानोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जितने भी मैंने बैलेंस शीट पर वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो आप टाइम निकाल करके एक बार देख लीजिए। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी। तो एक बार फिर मैं बैलेंस शीट टॉपिक पर ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको कोर्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट के बारे में सारी डिटेल में दूंगा और बैलेंस शीट के बारे में जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है afzal.2524। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने इससे पिछले टॉपिक में बताया था कि टैली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं। उनमें से 6 ग्रुप में जितने भी लेजर बनते हैं उन सब से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट तैयार होती है। बाकी के जो 22 ग्रुप बचते हैं उन सब ग्रुप में हम जितनी भी एंट्री करते हैं उनसे बैलेंस शीट तैयार होती है। तो इस टॉपिक में हम बैलेंस शीट के बारे में ही बात करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर बैलेंस शीट क्या होती है और बैलेंस शीट को कैसे देखा और समझा जाता है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज बैलेंस शीट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट पर मैं ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी। उन वीडियो को अगर आप एक बार देख लोगे तो बैलेंस शीट को देखने और समझने में आप माहिर हो जाओगे। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। आपको बैलेंस वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मोबाइल का बैलेंस, बैंक बैलेंस या आपके पर्स में मौजूद नगद रुपयों का बैलेंस। और शीट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक तरह की लिस्ट जिस पर कुछ लिखा हुआ हो। तो सिंपली दोस्तों, बैलेंस शीट का मतलब एक ऐसे चिट्ठे या जानकारी से होता है जो किसी कंपनी की कुल एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी उत्तरदायित्व का बैलेंस शो करता है। अर्थात पर्टिकुलर एक तारीख तक किसी कंपनी के पास खुद की कितनी संपत्ति का बैलेंस पड़ा है और कंपनी से मांगने वालों का बैलेंस कितना है, इसे ही बैलेंस शीट कहते हैं। और बैलेंस शीट के जरिए किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को आसानी से चेक किया जा सकता है। यानी बैलेंस शीट को देख करके हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी कंपनी के पास खुद की कितनी संपत्ति है या फिर कंपनी से मांगने वाले कितने हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले हमें बैलेंस शीट के 2 पॉइंट को समझना ज़रूरी है जिनके आधार पर बैलेंस शीट बनकर तैयार होती है। पहला है लायबिलिटी और दूसरा है असेट्स। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं, व्हाट इज़ लायबिलिटी। हालांकि ये सब टॉपिक पहले हम क्लियर कर चुके हैं लेकिन जब बैलेंस शीट की बात चल रही है तो एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लायबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व और इजी लैंग्वेज में अगर हम कन्वर्ट करें तो कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी। यानी वो पैसा जो हमसे कोई ना कोई मांगता है या हमें किसी ना किसी को देना है जो हमारी जिम्मेदारी है। लायबिलिटी के अंडर जितने भी ग्रुप आते हैं उन सब के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इन ग्रुप का मतलब मांगने वालों से हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टैली में 28 ग्रुप होते हैं जिनमें से 6 ग्रुप से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट तैयार होती है और बाकी के जो 22 ग्रुप हैं उससे बैलेंस शीट रिपोर्ट तैयार होती है। और ये जो 22 ग्रुप हैं उनमें से 11 ग्रुप का नेचर लायबिलिटी का होता है जो कुछ इस तरह से हैं। पहला बैंक ओडी अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा करंट लायबिलिटी, चौथा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, पांचवा लोन्स लायबिलिटी, छठा प्रोविज़न, सातवां रिजर्व एंड सरप्लस, आठवां है रिटेन्ड अर्निंग, नौवां है सिक्योर्ड लोन, 10वां सन्ड्री क्रेडिटर्स और
और 11वां अनसिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों इन सभी ग्रुप को मैं डिटेल में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आई होप कि आप सभी ने पार्ट 1 में इन सभी ग्रुप के बारे में अच्छे से समझा होगा। ये सभी 11 ग्रुप ऐसे हैं जिनका बैलेंस बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि आपसे मांगने वाले लोगों का बैलेंस बढ़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। 9वां नंबर पॉइंट है सिक्योर्ड लोन। और सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि वो लोन जो हमने किसी बैंक से सिक्योरिटी दे करके लिया हो और जब हमने लोन लिया है तो वापस हमें देना पड़ेगा, तो ये हम पर लायबिलिटी है। तो इसी तरह जो भी टोटल 11 ग्रुप हैं वो सब के सब लायबिलिटी के ग्रुप हैं। और अगर इनमें कोई भी किसी भी तरह का लेजर बनता है और हम उसमें कोई भी एंट्री करते हैं तो लायबिलिटी का बैलेंस यानी मांगने वालों का बैलेंस बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। व्हाट इज असेट्स। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो कह सकते हैं वो पैसा जो हमारा है या हम किसी ना किसी से मांगते हैं। असेट्स के अंडर भी जितने भी ग्रुप आते हैं उन सब के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इन ग्रुप का मतलब हमारी किसी ना किसी तरह की संपत्ति से ही होगा। तो 22 ग्रुप में से 11 ग्रुप लायबिलिटी के होते हैं और बाकी के जो 11 ग्रुप हैं वो असेट्स के जो निम्न प्रकार हैं। पहला बैंक अकाउंट, दूसरा ब्रांच एंड डिवीजन, तीसरा कैश इन एंड, चौथा करंट एसेट्स, पांचवा डिपॉजिट एंड एसेट्स, छठा फिक्स्ड एसेट्स, सातवां इन्वेस्टमेंट, आठवां लोन एंड एडवांसेस असेट्स, नौवां मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट्स, 10वां स्टॉक इन एंड और 11वां सन्ड्री डेटर्स। तो इन सभी ग्रुप के बारे में भी मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ। आई होप कि आपने वो सभी वीडियो देखे होंगे। तो ये सभी 11 ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं जिनका बैलेंस बढ़ता है तो किसी कंपनी की संपत्ति का बैलेंस बढ़ता है। तो दोस्तों किसी भी तरह की बैलेंस शीट को समझने के लिए आपको केवल 2 ही पॉइंट समझने काफ़ी हैं। पहला लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी के साइड में जितना भी ग्रुप होगा, जितना भी बैलेंस होगा, उसका मतलब ये होगा कि इस बैलेंस शीट में मांगने वाले लोगों का बैलेंस कितना है। अब इसके अंडर जो मांगने वाले हैं उनको इन 11 ग्रुप में अलग अलग बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस बैलेंस शीट में सिक्योर्ड लोन कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है, वो है लायबिलिटी यानी मांगने वाले। दूसरा असेट्स, यानी इस कंपनी के पास खुद की कितनी संपत्ति है और इसके अंडर आने वाली जो संपत्ति है उसको भी 11 ग्रुप में अलग अलग बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस बैलेंस शीट में कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है और सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस कितना है। तो ये जो भी है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस या सन्ड्री डेटर्स, इन सब का मतलब ये है कि ये हमारी संपत्ति है और इन सब का हेड एक ही, वो है असेट्स। ये बात अलग है कि उनको सबको अलग अलग ग्रुप में रख दिया जाता है। जैसे कैश बैलेंस को अलग रखा जाता है, बैंक बैलेंस को अलग रखा जाता है, सन्ड्री डेटर्स को अलग रखा जाता है और फिक्स्ड एसेट जो होता है उसको अलग रखा जाता है। तो दोस्तों ये है बैलेंस शीट की कंप्लीट डिटेल जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक बार हाईलाइट दे देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर जो भी अमाउंट शो होता है उससे एक कंपनी की पूरी रेपुटेशन या एक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का पता चलता है, जिसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला लायबिलिटी और दूसरा असेट्स, यानी कंपनी से मांगने वाले कितने हैं और कंपनी के खुद के पास कितनी संपत्ति पड़ी है, उसके पास कितना कैश बैलेंस पड़ा है, कितना बैंक बैलेंस पड़ा है। ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में शो होती है, यानी एक तरह का बैलेंस जो है कंपनी का शो होता है। इसे ही बैलेंस शीट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको किसी भी बैलेंस शीट को देखना और समझना आ जाएगा। बट रुकिए, बोनस में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। किसी भी कंपनी को जब लोन की ज़रूरत होती है तो बैंक वाले उस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न जरूर देखते हैं। तो कोई भी बैंक वाला किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट और ITR क्यों देखता है और उसमें क्या देखता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने एक रियल कंपनी का रियल प्रॉफिट एंड लॉस ओपन है। मैंने केवल प्राइवेसी के लिए कंपनी का नाम चेंज कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बैंक वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज़ देखता है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो रहता है सेल्स अकाउंट, यानी इस पार्टी का टर्नओवर कितना, यानी ये पार्टी एक साल में कितना माल बेच देती है। तो जाहिर सी बात है, जो पार्टी जितना ज़्यादा माल बेचेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, जितना कम माल बेचेगी उतना कम प्रॉफिट कमाएगी। तो सबसे पहली चीज़ ही टर्नओवर देखा जाता है। जिसका जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जिसका जितना कम टर्नओवर होगा उस कंपनी की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। और बहुत सारे बैंकों में टर्नओवर के आधार पर ही लोन डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में ये कंपनी सालाना कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है अपने बिजनेस से, ये भी बैंक वाले देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,05,400 रुपये जो है इसका नेट प्रॉफिट है, तो ये एक अच्छा प्रॉफिट है।
तो कोई भी बैंक वाला नेट प्रॉफिट भी देखता है। सबसे इम्पोर्टेंट है टर्नओवर। तो अब यहाँ पर आपके सामने इसी कंपनी की बैलेंस शीट रिपोर्ट जो है वो ओपन है। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला लायबिलिटी, दूसरा असेट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ लायबिलिटी और यहाँ पर लिखा हुआ असेट्स। तो ये वाला जो राइट साइड वाला जो कॉलम है वो है असेट्स का और लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है वो है लायबिलिटी का। और मैंने आपको बोला कि लायबिलिटी के अंडर में जो भी ग्रुप आते हैं उन सब का नेचर लायबिलिटी का होता है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला ग्रुप है कैपिटल अकाउंट, दूसरा लोन्स लायबिलिटी और तीसरा करंट लायबिलिटी। तो ये सारे ग्रुप जो हैं उनका नेचर लायबिलिटी का, यानी ये सारे जो ग्रुप हैं उनके अंडर में जितने भी लेजर बने हुए हैं या जितने भी सब ग्रुप हैं वो कोई ना कोई कंपनी से पैसे मांगने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोन्स लायबिलिटी के अंडर देख सकते हो आप लिखा हुआ अनसिक्योर्ड लोन्स। तो इस कंपनी ने 5,19,372 रुपये के लोन ले रखे हैं, वो हैं अनसिक्योर्ड लोन। और इसके बाद में आप यहाँ पर करंट लायबिलिटी के अंडर में देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी लेनदार जो कंपनी से मांगते हैं। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस लिए हुए हैं, तो एडवांस के बदले में या तो हमें माल देना है या फिर ये पैसे वापस रिटर्न करने हैं, तो ये भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। इसी तरह असेट्स की साइड में सबसे पहला जो ग्रुप है वो है फिक्स्ड असेट्स। तो ये फिक्स्ड असेट जो है ये भी कंपनी की संपत्ति है। उसके बाद में अगला ग्रुप है इन्वेस्टमेंट, जो भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी कंपनी की संपत्ति है। उसके बाद में कुछ करंट असेट्स हैं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, जो भी स्टॉक कंपनी के पास में पड़ा है वो कंपनी की संपत्ति है। डिपॉजिट जो उसने करवाए हुए हैं, लोन एंड एडवांस अगर इस कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है। इसी तरह सन्ड्री डेटर्स, जो भी देनदार हैं, कैश इन हैंड, जो भी इस कंपनी के पास कैश बैलेंस है और जो भी इसके पास में बैंक बैलेंस है वो सब इस कंपनी की संपत्ति है। तो सबसे पहली बात तो ये लायबिलिटी और असेट्स को आपको समझना है, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस शीट में बैंक वाले क्या देखते हैं, जिसके आधार पर किसी कंपनी को कितना लोन करना है वो डिसाइड किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने टर्नओवर आपको बता दिया। उसके बाद में बैंक वाले ये देखेंगे कि इस कंपनी से मांगने वाले कितने हैं और इस कंपनी के पास खुद की कितनी संपत्ति है। यानी जितनी ज़्यादा संपत्ति इस कंपनी के पास होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा ये कंपनी पावरफुल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स यानी इस कंपनी के पास में जो स्थायी संपत्ति है वो 13,66,868 रुपये की है, जिसमें इसके पास में बायोमेट्रिक मशीन, एक्साइड बैटरी, फोर्ड फीगो कार है, फर्नीचर्स हैं, होंडा एक्टिवा स्कूटी है और यहाँ पर 2 प्लॉट हैं, एक हाउसिंग बोर्ड में है और एक सारणवास में है और एक टेली RV9 सॉफ्टवेयर है। यानी ये सारी संपत्ति मिलाकर के इस कंपनी के पास में 13,66,000 रुपये की स्थायी संपत्ति है आज की तारीख में। तो ये बैंक वाले देखते हैं कि इसके पास कितनी संपत्ति है। उसके बाद में अगला यहाँ पर जो ग्रुप है वो है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 13,77,126 रुपये का, जिसमें FD और RD में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है 1,92,000 रुपये का, म्यूचुअल फंड में 6,43,700 रुपये का और कुछ अदर्स में इन्वेस्टमेंट है 28,350 का और कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो है 5,13,076 रुपये का। टोटल इस कंपनी ने 13,77,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट के आधार पर इस कंपनी की रेपुटेशन जो है वो बहुत ही अच्छी है। यानी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट पर फुल फोकस रखती है, अपना पैसा जो है वो बचत करके रखना चाहती है। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में होगा उसका मतलब ये है कि कंपनी बचत करना जानती है। तो इन्वेस्टमेंट भी किसी भी कंपनी की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो 13 लाख रुपए की वैल्यू है वो एक अच्छी वैल्यू है इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद में बैंक वाले देखेंगे कि इस कंपनी के पास में स्टॉक कितना पड़ा है, यानी हर वक्त इसकी दुकान में कितने रुपये का स्टॉक रहता है। तो यहाँ पर 25 लाख रुपये का स्टॉक है। और उसके बाद में इसके देनदार कितने हैं, देनदार इसके 43,000 रुपये के देनदार हैं, जो बहुत कम है। इसी तरह इसके पास में कैश बैलेंस कितना है और बैंक बैलेंस कितना है ये भी बैंक वाले देखेंगे। तो यहाँ पर इसके पास में कैश बैलेंस है 2,80,000 रुपये का और बैंक में जो बैलेंस है वो है 85,000 रुपये का। तो टोटल उसके पास में जो चालू संपत्तियाँ हैं वो 31,58,000 रुपये की चालू संपत्तियाँ, जो एक बड़ा अमाउंट है। तो ओवरऑल इस कंपनी के पास में जो असेट्स की साइड है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, यानी इस कंपनी के पास में अच्छी खासी संपत्तियाँ हैं। फिर उसके बाद में कोई भी बैंक वाला अब जो दूसरी बात देखेगा वो देखेगा कि इसके ऑलरेडी किन किन से लोन लिए हुए हैं या ऑलरेडी इसके कितने रुपए के लोन हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लोन्स लायबिलिटी में एक ही ग्रुप है, वो है अनसिक्योर्ड लोन, जो 5,99,372 रुपये का इसका लोन है, जो कि बहुत कम है संपत्ति के मुकाबले में।
जो कि बहुत कम है। इससे ज़्यादा तो इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ 13,77,000 रुपये का। तो ये लोन जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर ये लोन 30 लाख 35 लाख रुपए का होता तो एक बार के कोई भी बैंक वाला इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करता। उसके बाद में अगली चीज़ है जहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी इस कंपनी से मांगने वाले कितने हैं। इस कंपनी से अभी मांग रहे हैं 22,17,000 रुपये। तो ये एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन लेन देन तो किसी भी कंपनी में चलती रहती है। कभी देनदार बढ़ते हैं तो कभी लेनदार बढ़ते हैं, उधारी किसी भी कंपनी में चलती रहती है। तो लेनदार जो है ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। हाँ, मेन जो चीज़ है वो है अनसिक्योर्ड लोन, कि इस कंपनी ने ऑलरेडी कितने लोन लिए हुए हैं या कितने लोन इसके चल रहे हैं। तो दोस्तों ये होती है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के जरिए यहाँ पर जो XYZ कंपनी है इसका पूरा बायोडाटा जो है हमें पता चल गया। तो ओवरऑल हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देख करके ये बता सकते हैं कि कंपनी के पास में खुद की कितनी संपत्ति है, या कंपनी से मांगने वालों की संख्या कितनी है, या कितने रुपए कंपनी से लोग मांग रहे हैं। ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में शो हो जाती है, इसे ही बैलेंस शीट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।